Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Today we will start the miscellaneous exercise number 8. एक्सरसाइज नंबर 8 है, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। इसमें एक चीज़ हम करेंगे, इसमें दो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 15 भी, खास तौर पर ये दो। ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एक्सरसाइज में आप ऑलरेडी उस तरह की वैल्यूज कर चुके हो, सेम वही क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सिचुएशंस दी हैं, तो वो सारे यहाँ पे डिटेल से कराऊंगा। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मेजर 12 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर्स, दे इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 143 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड। जो बड़ी साइड है उसकी आपने निकालनी है लेंथ। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि ये सारी फिगर दी हुई है, तो सारी जो ऊपर बात हुई है वो बेसिकली फिगर में क्लियर हो जाती है। दो डायगोनल्स दिए हैं, दोनों की लेंथ दे दी है, एक की कितनी है 12, 12 यहाँ पे डिवाइड करके दे दिया है। जो छोटा डायगोनल था ये 12 थी, इसकी हाफ क्या होगी 6 होगी, और हाफ इस तरफ होगी 6 और बाकी रिमेनिंग हाफ इस तरफ होगी। ये एक डायगोनल है। दूसरा डायगोनल क्या है 22 सेंटीमीटर, तो उसके हाफ क्या होंगे 11 11, तो 11 एक बन गया और ये दूसरा बन गया। तो दो दो डायगोनल्स होते हैं, अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है पैरेललोग्राम में। तो बड़े वाले में 11 11 के पार्ट बन गए और छोटे वाले में 6 6 के दो पार्ट बन। उसके बाद दे इंटरसेक्ट एट एन एंगल 143, ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 143, वो भी फिगर में आ गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड। साइड जो है टोटल 4 साइड्स होती हैं, हमें पता है दो दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब है टोटल दो डिफरेंट लेंथ्स आएंगी। तो जो लंबी वाली साइड है वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि लंबी वाली साइड है या तो एस टू आर है। एस टू आर अगर देखो तो ये आपके पास ये भी ये क्या है, लंबी साइड है इसकी पैरेललोग्राम की। या पी टू क्यू है, पी से लेकर क्यू तक, जो कि हमारे पास इसमें किस वेरिएबल से डिनोट हुआ टी से। और दोनों इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इट मींस लॉन्गर साइड विल बी पी क्यू और एस, पी क्यू और एस आर, ये दोनों है लॉन्गर साइड। तो ये हमने करनी है फाइंड, जिनको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ, समझो टी उन्होंने कहा हुआ है, ये आपने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक होगी बात। अब डाटा देखते हैं क्या है, ज्यादा डाटा हमें यूज करना नहीं पड़ेगा। जस्ट आप इस ट्राइंगल को अगर ले लो, इसमें सेंटर को अपनी आसानी के लिए नाम दे देता हूं ओ का। अगर इसको मैं ओ का नाम दूं, या सेंटर है तो इसको नाम दे देते हैं चले सी का, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे पास आ गया सी। ठीक है, सेंटर से सी से सेंटर हो गया। अब आपके पास अगर ट्राइंगल ले लूं मैं पी क्यू सी, पी क्यू सी मतलब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाली पी क्यू सी। अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं पी, ये पी क्यू और यहां से आता क्या आ गया सी, इन ट्राइंगल पी क्यू सी। ये ट्राइंगल लेने का मकसद क्या है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एंगल इसी का गिवन है। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है, एंगल गिवन है 143, इसकी एक साइड गिवन है 11 और दूसरी साइड भी गिवन है 6, और तीसरी साइड आपने निकालनी है। इसका मतलब है हमारे पास कितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होगी, तीन साइड्स इन्वॉल्व हैं और एक एंगल इन्वॉल्व है। तो ये तीन साइड्स और एक एंगल हो तो हम कौन सा लगाते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, जब प्रीवियस एक्सरसाइजेस करोगे तो उसमें सारी डिटेल बताइए कि किस सिचुएशन में कौन सा सूटेबल रहता है, कब हम किसको प्रेफर करते हैं। सबसे पहले साइन, लॉ ऑफ साइन ट्राई करते हैं, फिर वो अगर ना सूटेबल हो फिर कॉस पे आते हैं। सारी चीजें मैंने उसमें बताई हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइन सॉरी लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे, और लॉ ऑफ कोसाइन में जस्ट आप अपनी मर्जी के नाम कोई भी दे सकते हो। आप नाम अगर देना चाहते हो तो इस तरह कर लो कि आप आसानी के लिए जिस तरह लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि हम ए बी सी में पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से पढ़ा हुआ है। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या कर देता हूँ, ये समझो एक तरह का ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, ये साइड ले लेता हूँ जी बी है, और ये साइड क्या है सी है। अगर ये ए बी सी साइड्स होंगी तो मुझे पता है कि ए के ऑपोजिट एंगल को क्या नाम देते थे अल्फा, तो इसे अल्फा होगा, मतलब इसे लाजमी फिर क्या रखना है मुझे, अल्फा ही रखना है। तो मैं यही रख लेता हूँ, और इसमें फाइंड मैंने क्या करना है, बेसिकली ए फाइंड करना है। उन्होंने टी से डिनोट किया तो मैं क्या कह देता हूँ, समझो मैंने एक तरह का क्या फाइंड करना है ए। ठीक है, तो यही फार्मूला लगाऊंगा यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे इन ट्राइंगल दिस यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन रखा तो क्या आ गया,
ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू बी सी कॉज ऑफ एल्फा। जो साइड होती थी उसी का एंगल आता था। सारा डाटा यहाँ पे पुट कर देते, क्या बनेगा, बी स्क्वेयर, बी हमारे पास क्या है 11, सो 11 स्क्वेयर प्लस सी हमारे पास क्या है 6, 6 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 11 एंड 6, देन कॉज ऑफ 143 डिग्री। सो आफ्टर टेकिंग स्क्वेयर it would be 121 plus 36 and minus 132 cos of 143 डिग्री। cos 143 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 143 और ये जो पिछला सारा पार्ट है इनको भी ऐड कर लेते हैं, ये बनेगा 157 माइनस 132 इंटू cos of 143 is approximately equal to minus 0.7986। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा 157 प्लस 105.4152 which is approximately equals to 262.415 262.415 और ये हमारे पास निकल आई है ए स्क्वेयर इज 262.4152 taking square root on both side and we will get a is equals to 16.20। a हो गया हमारे पास या t हो गया या सारे जो भी नाम है इसके p q हो गया, ये हमारी क्या आ गई लॉन्गेस्ट साइड आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन सब क्वेश्चंस में अगले जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, लास्ट के एक दो पार्ट्स में फिगर गिवन है, बाकी किसी में फिगर नहीं गिवन। तो इसमें अच्छे से आपने समझना है कि फिगर मैंने कैसे बनाई है, ये किस तरह से आप लोग फिगर बनाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उस्मान एंड अबू बकर फॉलो अ ट्रायंगुलर पाथ। एक चीज क्लियर हो गया कि वो दोनों जो फॉलो कर रहे हैं, जिस पाथ पे जा रहे हैं, वो एक ट्रायंगुलर है, तो एक ट्रायंगल तो बनेगी, यहां तक पता चल गया। व्हेन दे टेक अ वॉक, वो चलते हुए जा रहे हैं, तो और ट्रायंगुलर पाथ में दे वॉक फ्रॉम होम फॉर 1.5 किलोमीटर अलोंग अ स्ट्रेट रोड। 1.5 किलोमीटर से वो चले होम से, समझो ये आपका आ गया, समझो उनका होम, और यहाँ से सीधा कितने चले 1.5 किलोमीटर, ये आ गया यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या बना, टर्न एट 100 डिग्री। 100 डिग्री तो 90 से मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा के बना दिया, यहां से इस तरफ क्या हो गए, बेंड हो गए, टर्न हो गए। वॉक फॉर अनदर 0.95 किलोमीटर, फिर आगे कितना चले हैं 0.95 किलोमीटर, इस तरफ कितना चले 0.95, एंड देन यहां तक समझो पहुंच गए, और फिर रिटर्न टू होम। रिटर्न टू होम मतलब होम किधर था, ये वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये इनका पूरा जर्नी था। फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ लास्ट पोर्शन ऑफ देयर वॉक। ये पहला पोर्शन था 1.5, सेकंड पोर्शन है 0.95, तो थर्ड पोर्शन, इसका मतलब जिस पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, ये आपने फाइंड करना है। पहला पार्ट ये कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। देखो पहले तो हम आसानी के लिए क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं जी, हमारा आ गया समझो ए पॉइंट, ए से बी पे गए हैं, बी से सी पे गए हैं, और हमने इस पार्ट में फाइंड करना है ए सी वाला पोर्शन। ए सी या सी ए, एक ही बात है, सी से ए का है, ए आई ए से सी है, एक ही बात। ठीक है, अब अपनी आसानी के लिए यहां पे भी दोबारा से प्रीवियस पार्ट वाला कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे, एक साइड आ गई 1.5, ये दूसरी साइड आ गई 0.95, एक एंगल भी आ गया, दो साइड एक एंगल, और एक साइड आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब है तीन साइड इन्वॉल्व है और एक एंगल है, तो लॉ ऑफ कोसाइन ही लगेगा, और अपनी आसानी के लिए हम इनको अल्फाबेट्स के नाम दे देते हैं ताकि वो इजीली हम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे इसको ऐसे रख लेता हूँ कि ये बी है, तो बी के ऑपोजिट को मैं रख लेता हूँ, ये समझो स्मॉल बी। स्मॉल बी इसका मतलब मैंने क्या करना है, फाइंड कर, इसको मैं नाम भी दे देता हूं समझो स्मॉल बी का। ठीक है, अगर ये स्मॉल बी है तो ए के ऑपोजिट इसको रख लेते हैं स्मॉल ए, ये हमारे पास आ गया स्मॉल ए। इसी तरह ये सी है, सी के ऑपोजिट हमारे पास, इसको स्मॉल सी रख लिया, यहां तक हो गया। दूसरी चीज, अगर आपने ये बी साइड रखी है कि हाँ ये तो अब बी है, तो बी के ऑपोजिट एंगल हम क्या रखते हैं हमेशा, बीटा, तो बीटा हमारे पास कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, तो मेरे पास ए भी गिवन है, सी भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, और बी फाइंड करना है। अगर बी फाइंड करना हो तो फिर आप लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा लगाते हो, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन तो यूज करोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें यूज करेंगे, लेकिन क्या लेंगे हम, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस
सी स्क्वायर, क्योंकि अब हमने बी फाइंड करना है तो बी वाला लॉ ऑफ कोसाइन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ, एंगल कौन सा आता है जो साइड लेफ्ट साइड पे ली जाती है, बी साइड ली हुई तो कॉज ऑफ बीटा आ गया। ठीक है, तो यहां से ए सी बीटा ये तीनों यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है जी 0.95 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज सी क्या है 1.5 स्क्वायर देन माइनस 2 इंटू 0.95 इंटू 1.5 देन कॉज ऑफ बीटा, बीटा इज 100 डिग्री। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां से भी फाइंड करना है, क्या बन जाएगा 0.95 स्क्वायर इज 0.9025 plus 1.5 square is 2.25 and minus 2.85 and then cos of 180, cos of 180 होता है माइनस 0.1736, ये आ गया। इस दोनों को आपस में ऐड करके और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बनता है 3.1525 एंड प्लस वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0.4957, दोनों ऐड करो तो हमारे पास क्या बनते हैं, यहीं पे नीचे लिख देते हैं, ये बन जाता है 3.6482 is the value of b square and we need only b, so taking square root on both sides v will be equals to 1.91 approximate value, ये हमारे पास आ गई है जी उसकी लेंथ। उसके बाद सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें जस्ट क्या लिखा हुआ है फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब जब वो ए से बी पे गया था, बी से सी पे, फिर सी से वापस होम पे आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सिंपल सी बात है बाय एडिंग ऑल दीज डिस्टेंसेस वी कैन फाइंड द टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस will be equals to all sum of all these distances। ए बी, हम ए और सी पहले से पता था और बी जो हमने अभी निकाला था वो क्या था 1.91, वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर लिए। सो जस्ट वैल्यू पुट कर लोगे, ए इज 0.95 प्लस बी इज 1.91 प्लस सी इज 1.5, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम विल बी 4.636 किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें सबसे पहली चीज तो एक नई शेप आएगी। ठीक है, पहले वो बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ी थे लेकिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि काइट जो हम पढ़ते हैं कि हाँ पतंग को कहते हैं, बेसिकली काइट सिर्फ उस पतंग को नहीं कहते, काइट इज अ नेम ऑफ अ शेप। ठीक है, ऐसी शेप जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, साथ साथ वाली साइड्स इक्वल होती हैं। सो सच अ कोऑर्डिनेटर whose adjacent sides are equal is basically called kite। ठीक है, तो यहां पे वो यूज होगा, फिगर पहले समझते हैं कि कैसे बनेगी। अ काइट इज द शेप ऑफ कोऑर्डिनेटर विद टू पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एडजेसेंट साइड्स। तो शुरू में एक तरह की आप कह सकते हो डेफिनेशन ही लिख दी है, आप क्या बना लोगे, काइट बना लोगे जिसमें दो साइड साथ साथ वाली इक्वल होती हैं, ऑपोजिट नहीं साथ साथ वाली। ठीक है, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली। द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 20 इंचेस एंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स आर 35 इंचेस। अब हमें पता है दो दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो जो छोटी साइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी है कि 20 इंचेस है और बड़ी की कितनी है 35। मैंने वो लेबल कर दी, ए बी सी डी ये काइट ले ली, इसमें ए बी और ए डी ये दोनों छोटी साइड्स थी तो मैंने कितना रख लिया 20 एंड 20, बड़ी साइड्स क्या रख ली 35 एंड 35। अब फाइंड क्या करना, आगे क्या है, द द टू शॉर्टर साइड्स मीट एन एंगल ऑफ 115। छोटी साइड्स कहां पे मीट कर रही हैं, पॉइंट ए पे मीट कर रही हैं, जो वर्टेक्स है वहां पे मीट कर रही हैं, तो वहां पे जो क्या कह रहे हैं जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी 115। यहां तक आ गया फिगर। ठीक है, अब मैंने पार्ट 1 में करना क्या है, पार्ट 1 में यहीं पे नीचे पार्ट है, पार्ट 1 देखो क्या है, द फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल बिटवीन द पॉइंट्स विच आर अनइक्वल साइड्स। हमारे पास जो अनइक्वल साइड्स हैं मतलब यहां पे ये दो, अब ये डायगोनल का एक एंड पॉइंट लिया है बी और एक एंड पॉइंट लिया डी, ये मुझे कैसे पता चले ये पॉइंट लेना है, क्योंकि बी के एक साइड पे कौन सी साइड है, एक तरफ ये साइड है दूसरी तरफ ये साइड है, ये दोनों साइड्स क्या है अनइक्वल है, एक 20 है और एक 35 है। ठीक है, इसी तरह अगर डी पॉइंट ले लो तो उसमें भी ऐसे ही है, उसमें ऊपर क्या है
और नीचे क्या है, दोनों डिफरेंट साइड्स हैं। तो मैंने उस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। डायगोनल की लेंथ तो ठीक है फाइंड करनी है, डायगोनल ये भी है, लेकिन डायगोनल ए से सी तक भी है ना। ए से सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए से सी अगर ए पॉइंट लो तो ए के दोनों साइड्स पे क्या है, 20 सेम लेंथ वाले साइड्स हैं, तो वो नहीं लेनी। इसलिए फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर अनइक्वल साइड्स मीट। यहाँ पे क्या कर रही हैं, दोनों अनइक्वल साइड मीट कर, इसलिए फाइंड क्या करना है, बी डी। सो बी डी इज अननोन, ये हमने पार्ट 1 में फाइंड करना है। पार्ट 1 मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया रेड से मार्क कर, ये फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल, आप वही सेम स्ट्रेटजी यूज करोगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में की है। वो क्या है, अगर आप ये ट्राइंगल लेते हो, ये ये ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल अगर आप लेते हो तो इससे क्या होगा, इसमें फायदा ये है कि मुझे फाइंड करना है बी टू डी, ठीक है। लेकिन फायदा ये है कि मुझे एक साइड भी पता है, दूसरी साइड भी पता है, एक एंगल भी पता है, और एक साइड मैंने फाइंड करनी है। तो दोबारा से लॉ ऑफ कॉज ही लगेगा, जिसमें 3 साइड्स हैं और एक क्या है, एंगल है। तो लॉ ऑफ कॉज लगेगा, उसके लिए मैं आसानी के लिए अपने नाम रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने फाइंड करना है, ये मैंने फाइंड करना है साइड, इसका नाम है जी ए। अगर ए फाइंड करना है, बी के ऑपोजिट इसको मैं रख लेता हूँ, ये साइड हमारे पास क्या है जी बी, और इसको नाम दे देता हूँ सी का। 3 साइड्स के नाम दे दिए। इस चीज का बस ख्याल रखना होता है, क्योंकि मैं पहले काफी बार रिपीट कर चुका हूँ, कि जो भी साइड के नाम दोगे अपनी मर्जी है, जो मर्जी नाम दो, लेकिन जो नाम दे दिए फिर उसके ऑपोजिट एंगल उसी तरह ही रखने हैं। आपने ए रखा तो इसका ऑपोजिट क्या बन रहा है, 115, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये अल्फा होना चाहिए। तो मेरे पास ये सारा डाटा आ गया, ए बी सी और अल्फा, ये मैं सारा डाटा लिखूंगा और लॉ ऑफ कॉज लगा दूंगा और जस्ट वहां पे क्या कर दूंगा, पुट कर लूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डाटा लिख लेता हूँ आसानी के लिए। ए इज अननोन, ये फाइंड करना है, एंड बी इज 20, सिमिलरली सी इज आल्सो 20, एंड अल्फा एंगल इज 115 डिग्री। नाउ यूजिंग लॉ ऑफ cos in this triangle, now using law of cosine, cos कह लो या cosine कह लो, क्या लिखेंगे, a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos alpha। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस अनदर 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 एंड कॉज ऑफ 150, 150 नहीं 115, यहां तक आ गया। सारी वैल्यूज इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 स्क्वायर इज 400 प्लस 400 एंड देन माइनस 800, कॉज ऑफ 115 इज माइनस 0.4226, वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, क्या बन गया, 800, 400 plus 400 800, then minus into minus plus, so it would become 338.08 after multiplication, and after adding both of them we will get 1138.08 is the value of a square. So for a square we will take under root on both sides, a will be equals to 33.74। ये आपका जो ए फाइंड हुआ है, ये आपका नेक्स्ट पार्ट में यूज भी होगा। ये आपका ए यहीं पे हम इस फिगर में पुट कर देंगे। दोबारा से ये वही फिगर मैंने बनाई है, इसमें ये हमारे पास ए था जो कि हमारे पास क्या निकला था 33.74, ये ए आ गया। अब कैसे यूज होगा, देखो सेकंड पार्ट में क्या था, यूजिंग द आंसर ऑफ पार्ट ए, मेंशन भी किया हुआ कि ये पार्ट करना है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एट विच टू लॉन्गर साइड्स मीट, जहां पे दोनों लॉन्गर साइड क्या कर रही है, मीट कर रही है। लॉन्गर साइड कौन सी है, 35 35, ये दो लॉन्गर साइड है, ये दो कहां मीट कर रही है, पॉइंट सी पे। तो जहां पे वो मीट कर रही है उसका आपने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ये आ गया क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है ये आपने चीज फाइंड करनी है जहां पे रेड कलर का क्वेश्चन मार्क डालना, ठीक होगी बात। और कॉन्सेप्ट सेम वही यूज होगा, दोबारा से उसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन ही लगेगा, लेकिन इसमें एक फर्क होगा कि हमारे पास जो हमने साइड्स के नाम दिए हैं वो अब नीचे वाले ट्राइंगल कंसीडर होगी, क्योंकि नीचे वाला एंगल फाइंड करना और एंगल फाइंड करना होगा, साइड नहीं फाइंड करना,
ठीक है। लेकिन बात हुई है कि 3 साइड्स हों और एक एंगल हो, तो हम क्या करते हैं, प्रेफर लॉ ऑफ कोसाइन। अपने पास ये चीज नोट कर लो, 3 साइड्स फॉर फॉर 3 साइड्स फॉर 3 साइड्स एंड 1 एंगल, हम क्या प्रेफर करेंगे, लॉ ऑफ प्रेफर लॉ ऑफ कोसाइन। ये चीज अपने पास नोट कर, ठीक है। अच्छा, अब हम कौन सी लेते हैं, ये नीचे वाली ट्रायंगल लेंगे। तो ट्रायंगल में कौन सी लूंगा, ट्रायंगल में मेंशन कर देता हूँ उससे हाईलाइट ताकि हो जाए। तो ट्रायंगल वुड बी बी टू डी एंड डी टू सी। सो दिस ट्रायंगल विल बी कंसिडर्ड इन दिस प्रॉब्लम। बी सी डी ट्रायंगल कौन सी लेंगे, इन ट्रायंगल सॉरी, ये मेरा जो है इन ट्रायंगल बी सी डी हमने एंगल फाइंड करना है सी वाला। तो कोई नाम दे देते हैं इसको, ऐसे करते हैं, अगर मैंने इस साइड को अब ए ही अगर नाम दे दिए, स्मॉल ए अगर ये रख लिया, ठीक है, तो इसको मैं अल्फा रख लेता हूं इस फिगर के लिहाज से। अब ये फिगर की अल्फा बीटा अलग हो जाएंगे क्योंकि पिछला वो अलग सॉल्व हो गया, क्योंकि वो ऊपर वाली ट्राइंगल का पोर्शन सॉल्व हो रहा था। तो ये मेरे पास एक तरह का हो जाएगा अल्फा, ठीक है, ए के ऑपोजिट था तो अल्फा। इसी तरह बी के ऑपोजिट है, इसको स्मॉल बी रख लो, और डी इसके ऑपोजिट क्या, इसको क्या रख लो, स्मॉल सी। तो मेरे पास वैल्यू आ गई है सी की भी, मेरे पास आ गई है बी की भी, मेरे पास आ गई है ए की भी, तीनों वैल्यूज आ गई। और मैंने फाइंड क्या करना है, अल्फा। तो मैं कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन लगाऊंगा, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन वो लगाऊंगा जिसमें अल्फा है। अल्फा किस में आता है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। अब इसमें चाहे मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ उसके बाद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, या चाहे पहले सिंप्लीफाई कर दूं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए क्या निकला था हमारा, ए इज 33.74 स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर इज 35, बी यहाँ पे क्या है 35 स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज 35 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 35 एंड कॉज ऑफ अल्फा एज इट इज, क्योंकि अल्फा हमें पता नहीं है, कॉज ऑफ अल्फा एज इट इज आ गया 33.5474। इसके ऊपर ब्रैकेट डालो ज्यादा बेहतर है। इसका स्क्वायर लेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, 1138.3876 is equals to 1225 plus 1225 minus 2450 and cos of अल्फा। यहाँ तो होगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्या बन जाएगा 1138.3876 एज इट इज इक्वल्स टू 2450 by adding both of them, and similarly next is 2450 cos of अल्फा। अब ये आपने पूरी टर्म फाइंड करनी, बेसिकली ये cos ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे माइनस हो रहा है उसको उधर जाके प्लस कर देते हैं। ये बन जाएगा 2450 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, और उस सारे को इधर आके माइनस कर दें। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2450 and minus 1138.3876. So after subtraction we will get 1311.6124। लेफ्ट साइड पे हमारा cos अल्फा रहने देते हैं। इसी स्टेप में मैं 2450 को भी इधर आके क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर दें। 2450 will be equal to 0.53535, ये मेरे पास निकल आया cos अल्फा। और सिर्फ अल्फा निकालना होगा तो अल्फा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.53535 इज इक्वल्स टू थीटा या अल्फा। अल्फा विल बी इक्वल्स टू 57.63 डिग्री। ये मेरे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एंगल। Now question number 6 is a very simple question. The streets intersect in pairs enclosing a small triangular park. तीन स्ट्रीट्स हैं, वो पेयर्स में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और मेन बात ये कि वो जो शेप बना रही हैं कि स्मॉल ट्रायंगुलर पार्क के अराउंड बनी है, मतलब बीच में सारा पार्क है,
ठीक है, उसके अराउंड इस तरह का एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में हमने किया था, उसके अराउंड सारी स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये पार्क आ रहा है और ये स्ट्रीट्स की लेंथ दे दी है हमारे पास, 3 लेंथ दे दी है, ऐसे तीनों इतनी इतनी लेंथ की हमारे पास आ गई, तो मैंने एक ट्रायंगल बना ली, उसमें तीनों साइड्स की लेंथ आ गई, ठीक है। आप नाम दे दो फर्स्ट ए बी एंड सी, या यहाँ पे भी नाम दे सकते हो कि ए इज दिस वन एंड बी इज दिस वन, एंड सिमिलरली या बी इसको, अगर मैंने वहां पे बी 63 रखा हो तो बी इज दिस वन एंड सी इज 77। तीन साइड्स आ गई। फाइंड एरिया ऑफ पार्क। एरिया ऑफ पार्क का मतलब है ट्राइंगल जो बना है उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तीन साइड्स दी हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, तो उसका हमने फार्मूला काफी यूज किया है, हीरोज फार्मूला वैसे इसको कहते हैं। इससे पहले इस बुक में कम ही नाम यूज हुआ है, लेकिन इसको वैसे हीरोज फार्मूला कहते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए था, डेल्टा का फार्मूला था। डेल्टा के लिए हमें चाहिए होता था एस, तो पहले फाइंड कर लेंगे एस। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 55 प्लस 63 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया 195 डिवाइडेड बाय 2, सो एस विल बी 97.5। ये मेरे पास आ गया है एस। एस चाहिए क्यों था, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर फाइंड करना तो उसका फार्मूला क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये डेल्टा बेसिकली क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल था, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा, सारी वैल्यूज पुट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, आंसर क्या बनेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस हमारा क्या निकला है 97.5 इंटू 97.5 माइनस 55, then 97.5 minus 63, and then last one is 97.5 minus 77, मल्टीप्लाई किया और ये क्या बन गया सिंप्लीफाई करके 97.5 इंटू 42.5 इंटू 34.5 एंड देन 20.5, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3003440.9375, ये मेरे पास निकला है डेल्टा। और अंडर रूट लेने के बाद जो निकलेगा डेल्टा, डेल्टा बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पर्टिकुलर इन दिस प्रॉब्लम इट इज एरिया ऑफ पार्क विच इज इक्वल्स टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1733.045 is the required area. Now question number 7 में क्या है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है वो होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसकी बेस कितनी दी है, 14.5 सेंटीमीटर्स। तो मैंने एक लंबी सी एक बेस बनाई, 14.5 सेंटीमीटर लिया, और दो साइड्स जो हैं वो मैंने क्या ले लिए हैं, इक्वल ले लिए हैं, जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, वो आगे बताता हूँ किस तरह से। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। एंड द वर्टेक्स एंगल इज, वर्टेक्स एंगल वो एंगल होता है कि जो दो साइड्स इक्वल हों उनके दरमियान जो आता है। आप ऐसे कह सकते हो या इस तरह से भी कह सकते हो कि वो जो अनइक्वल साइड होती है, मतलब जो डिफरेंट साइड होती है, जो कि यहाँ पे 14.5 है, उसके जो ऑपोजिट आता है वो एंगल होता है वर्टेक्स एंगल। वो क्या आ गया, 110 डिग्री। अब फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बनी हुई है इसकी दो साइड्स जो इक्वल हैं, ड्यू टू आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड्स इक्वल होंगी होंगी, तो जो दो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दी इन दो साइड्स में, ठीक है। तो ये दो जो मैंने फाइंड करनी है, इसको मैं पहले आसानी के लिए मैं इसको कह देता हूँ, समझो मैंने x फाइंड करना है, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ये दो मैंने साइड्स फाइंड करनी है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली ये नहीं फाइंड होगा। क्यों, अगर आप डाटा देखो तो आपके पास क्या गिवन है, एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड है, उसी का ऑपोजिट एंगल गिवन है, एंड दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन। जिस तरह लॉ ऑफ कोसाइन में हम लगाते रहते हैं कि तीन साइड्स होती थी या एक एंगल होता था, लेकिन इसमें एक साइड है और एक एंगल है। तो डाटा जब कम है, आप क्या करोगे, इससे कंप्लीट करोगे लॉ ऑफ साइन का डाटा। लॉ ऑफ साइन का डाटा क्या होता था, लॉ ऑफ साइन था ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा। उसमें हमें सिर्फ एक एंगल, एक साइड अगर गिवन हो, इसी तरह दूसरा एंगल और दूसरी साइड फिर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर
एक एंगल जो कि गिवन है उसकी ऑपोजिट साइड्स भी गिवन है, किसी ना किसी तरह कोई भी एक और एंगल पता चल जाए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये पता चल जाएगा तो मैं इसको यूज करके इसके ऑपोजिट साइड जो कि मेरे पास ये वाली एक्स है ये फाइंड कर सकता हूँ। लॉ ऑफ साइन में कम डाटा चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये पहले ट्राई करूंगा कि मैं ये फाइंड करूं या ये भी फाइंड कर सकता हूं, एक ही बात है। ये फाइंड करूंगा तो इसके ऑपोजिट साइड पता चल जाएगी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। दोनों साइड्स इक्वल होंगे, इवन दोनों एंगल भी इक्वल आएंगे। एक थ्योरम भी है 9th क्लास का, प्रीवियस बुक्स में था कि अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने ब्लैक में बनाए हैं, पहले मैं ये फाइंड करता हूँ एंगल। वो इसलिए भी फाइंड करना आसान है क्योंकि मेरे पास एक एंगल ये क्या है 110, मुझे पता है ये दो साइड्स क्या है इक्वल है, एक्स है, ये भी क्या है एक्स है। तो इसी तरह एंगल भी फिर होगा कि अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। अगर ये हमारे पास बीटा है एंगल, ठीक है, इसको मैं अगर अल्फा रख लेता हूं कि ये हमारे पास एक एंगल है अल्फा, अगर ये बीटा है तो फिर ये भी क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ पे एक थ्योरम की स्टेटमेंट यूज होगी, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूं, सो इससे मैं क्या कर सकता हूं, इन एनी ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पे ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल वी नो दैट बीटा एंड गैमा बोथ आर इक्वल एंगल्स, ठीक है। यहां पे रीजन क्या लिखूंगा, ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या होगा, इक्वल होंगे। तो मैं यहां से बीटा फाइंड कर सकता हूं, इसके साथ एंगल भी लिख लेते हैं, चलो आसानी हो जाएगी, एंगल अल्फा एंगल। सो एंगल अल्फा क्या है जी 110 प्लस एंगल बीटा 2 एंगल बीटा 2 एंगल बीटा इज इक्वल टू 180, 110 उधर जाके माइनस हो गया, सो 2 एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70। सो एंगल बीटा विल बी इक्वल टू 70 बाय 2। सो एंगल बीटा इज 35 डिग्री, ये मेरे पास आ गया है जी बीटा। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास निकल आया 35 और ये भी कितना आ गया 35। अब मेरे लिए आसान हो गया, अब मैं लॉ ऑफ साइन लगाऊंगा तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। क्यों, ये मेरे पास अल्फा गिवन है और ये मेरे पास उसके ऑपोजिट साइड है, तो उसको मैं रख लेता हूं ए। ये मेरे पास ए गिवन है, ए भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, तो मैं उससे बी फाइंड कर सकता हूं। अगर मैं लेट सपोज यही कंसीडर करूं तो इसके ऑपोजिट ये जो है ना, इसको मैं समझो बी है, ये मैं फाइंड कर सकता हूं। बी के ऑपोजिट बी, एक्स रखो बी रखो, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन वट ऑल, लॉ ऑफ साइन सॉरी, यूजिंग लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, बी ओवर साइन बीटा। यहां से मैं बी फाइंड कर सकता हूं। फाइंड मैंने क्या करना था, एक्स फाइंड करना था ना, एक्स क्या रखा हुआ है बी, तो बी मैं फाइंड कर सकता हूँ। सारा डाटा पुट कर दूंगा, क्या बनेगा, या बी को सेपरेट करो तो क्या बन जाता है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट बी अगर सेपरेट करो तो ये साइन बीटा उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या बनता है ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है साइन ऑफ बीटा। सारा डाटा पुट कर देते हैं, सो बी विल बी इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 14.5 ओवर साइन अल्फा हमारे पास कितना है जी, अल्फा क्या है हमारे पास 110 साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा, बीटा हमारे पास क्या निकला है 35 डिग्री। इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, सारा जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है मैं वो डायरेक्टली लिख देता हूँ, बी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.85। ये आपका सारा कैलकुलेटर वर्क से हो जाएगा, ठीक होगी बात। ये मेरा एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। पेरीमीटर फिगर से ही पता चल गया, अगर आपके पास बी फाइंड हो चुका है, बी की वैल्यू आ गई है, ये भी तो बी है,
ये भी आपका क्या है, बी है। इसका मतलब है ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ए भी पता है, तो पेरीमीटर में जस्ट हमने क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर 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 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी बेसिकली क्या है, ए प्लस बी ही है, क्योंकि सी है ही नहीं, तीनों साइड्स इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू ए 14.5 प्लस बी इज 8.85 प्लस अनदर 8.85, so perimeter will be equals to 32.2, ये हमारे पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 8 में भी फिगर गिवन ही है, खुद बनानी पड़ेगी। एक छोटा सा पॉइंट है जिस पे आपने गौर करना है कि वो मिस्टेक होती है मोस्टली स्टूडेंट की तरफ से, वो आपने जरा गौर से बनाना है। क्या है जी, 3 स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट इन पेयर्स इनक्लोजिंग अ स्मॉल पार्क। सेम सिचुएशन जो पीछे हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, एक पार्क है, उसके अराउंड 3 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, या आपके पास अराउंड 3 स्ट्रीट बन गई और बीच में हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और चीज भी यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ट्रायंगुलर पार्क होना चाहिए, ट्रायंगुलर मेंशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगुलर मेंशन होगा तो फिर क्लैरिटी होगी। किसी जगह भी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ये चीज मिसिंग है इसमें कि ये ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि 3 स्ट्रीट्स क्या कर्व हैं, किस तरह से हैं, कोई स्ट्रेट स्ट्रीट्स हैं, ये मेंशन नहीं है, तो इसलिए अगर ट्रायंगुलर मेंशन होगा तो फिर खुद ब खुद सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि ट्रायंगुलर फिगर बनेगी, ठीक है, तो ये चीज मिसिंग है। उसके बाद टू ऑफ एंगल्स एट विच स्ट्रीट इंटरसेक्ट मेयर्स 80 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो एंगल मैंने बनाने हैं, एक ट्रायंगल बनाऊंगा, दो एंगल मैंने बनाने हैं, एक 60 का और एक 80 का, लेकिन मैंने कौन सा कहाँ पे बनाना है ये अभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं पहले ये ड्रॉ नहीं करूंगा, पहले मैं जस्ट एक ट्रायंगल बनाऊंगा। उसके बाद द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पार्क इज 90 मीटर। तो मैंने लॉन्गेस्ट, हम जिस तरह से लेते हैं, हम बेस को ही लॉन्गेस्ट ले लेते हैं, तो लॉन्गेस्ट मैंने ले ली, बेस कितनी ले ली, 90 मीटर। उसके बाद मैंने अभी भी एंगल ये 60 और 80 बनाने नहीं है कि कहाँ पे बनेंगे, सिर्फ एक बेस ले ली 90 मीटर की। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स का मतलब है यहां से मैंने फाइंड करना है ए टू सी, इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है, और ए टू बी, इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है। ये क्लियर हो गया। अभी मैंने ये 60 और 80 नहीं बनाया, ठीक है, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले काम, जब दो आपके पास एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं इजीली। पहले वो एंगल निकालते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, फिर मैं इसकी लेबलिंग बताऊंगा कि किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, ज्यादा बेहतर है इसको अभी इरेज कर दो, ठीक है, कि मेरे पास एंगल क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ बनेंगे। तो अगर मैं देखूं, इन एनी ट्रायंगल एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा बीटा, हमारे पास कोई भी दो एंगल ले ले, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास दो एंगल गिवन थे वो हमारे पास ए और बी, अल्फा और बीटा थे। एक अल्फा रख लो, ये समझो अल्फा आ गया, कितना आ गया है जी, 80 डिग्री। बीटा क्या आ गया है जी, 60 डिग्री। और दो एंगल हो तो तीसरा एंगल फाइंड करना आसान है, तो अल्फा बीटा में पुट करूं अगर, तो 80 प्लस 60 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। 80 प्लस 60 इज 140। 140 को राइट साइड पे ले जाओगे तो क्या बनेगा, 140 इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस 140, गैमा विल बी 40 डिग्री। तीनों एंगल आ गए। अब मैं लेबलिंग करता हूं, कैसे लेबलिंग आपने ऐसे करनी है कि एक थ्योरम यूज होता है, वो क्या था कि ग्रेटेस्ट साइड विल हैव ग्रेटेस्ट ऑपोजिट एंगल, और ग्रेटर साइड विल हैव ग्रेटर ऑपोजिट एंगल, एंड स्मॉलर साइड विल हैव स्मॉलर ऑपोजिट एंगल। जो साइड बड़ी होती है उसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होता है, जो साइड छोटी होती है उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, छोटा होता है। अब यहाँ पे क्या मेंशन था, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड क्या थी, 90। इसका मतलब है सबसे बड़ा 90 था। अगर ये सबसे बड़ा 90 है तो सबसे बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा इन तीनों में से कौन सा है, 80। इसका मतलब ये आपके पास आ गया 80, ये 80 ही होना चाहिए, ठीक होगी बात, ये आपके पास आ गया
80। उसके बाद जो एंगल छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है उस लिहाज से आपने बना लेना है। और बी पे, बी हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री यहाँ पे जितने, और ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री। एंगल ड्रा किया, एक छोटा बनना था तो ये मेरा आ गया 40 डिग्री। यहाँ पे आपकी एक एंगल की जो सेलेक्ट करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे आपने कौन सा एंगल बनाया है। 60 आ गया बी पे, ए पे 80 आ गया, बी पे 60 आ गया, और सी पे हमारा क्या आ गया 40। सबसे छोटा एंगल जो छोटा पोर्शन बना था वहां पे मैंने बना दिया 60। अब तीन एंगल आ गए, एक साइड आ गई, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, दो साइड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लॉ ऑफ कॉस लगा लूंगा। लॉ ऑफ कोसाइन भी यहाँ पे लग सकता है, बल्कि उससे ज्यादा इजी आपके लॉ ऑफ साइन लगा लो। क्यों, उसकी कैलकुलेशन छोटी होगी। ठीक है, किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं नाम देता हूँ, नेम उसी लिहाज से कर देते हैं, ये ए है, अपोजिट साइड से मुझे स्मॉल ए कर दिया, बी है, उसका एंगल इसको कर दिया स्मॉल बी, और सी के ऑपोजिट क्या कर दिया स्मॉल सी। मैंने फाइंड क्या करना है, एक तो स्मॉल बी फाइंड करना है, और एक क्या फाइंड करना है स्मॉल सी। और एंगल भी नाम दे देते हैं, ए के ऑपोजिट ये ए है, इसके ऑपोजिट एंगल ये हमारे पास आ गया अल्फा, जो कि मैंने नाम दिया हो भी है। बी के ऑपोजिट ये आपके पास बीटा आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया गैमा आ गया। तो लॉ ऑफ साइन अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। स्टार्ट में ये चीज बता चुका हूं कि इसकी कैलकुलेशन छोटी होती है। अगर आपने फाइंड करना है तो ए अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अवर साइन बीटा। मैंने फाइंड क्या करना है, बी, बी को यहीं रहने दूंगा, साइन बीटा को उधर मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मैं आसानी के लिए पहले बी लिख देता हूं, बी विल बी एज इट इज। लेफ्ट साइड पे क्या था, ए ओवर साइन अल्फा, उसके साथ हमारा सिंपल क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन बीटा। उससे जाके यहां से उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। यहां पे जस्ट क्या करूंगा, सारों की वैल्यूज पुट कर दूंगा, क्या बनेगा, बी विल बी इक्वल्स टू 90, ए की वैल्यू साइन बीटा, साइन ऑफ बीटा, बीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा, अल्फा कितना है 80 डिग्री। मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू पुट कर दो 90, चाहे सारा कैलकुलेटर पे पुट कर दो, या अगर 8 और स्टेप करना चाहते हो 0.866, साइन 60 की वैल्यू और साइन 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9848। क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके बी निकल आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 79.14। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया बी। इसी तरह सी निकालना है, तो सी के लिए भी क्या कर सकते हो, ए ओवर साइन अल्फा और बी ओवर साइन बीटा था, इसी तरह सी ओवर साइन गैमा, बी किसके इक्वल होता है ए ओवर साइन अल्फा के। सारे इक्वल होते हैं ना, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, सारे इक्वल होते हैं। तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हो। और यहां से अगर निकालना चाहो तो सी क्या निकलेगा, ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा इनटू साइन ऑफ गैमा, साइन ऑफ गैमा, गैमा की वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगा, सी विल बी इक्वल टू ए इज 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा, साइन अल्फा इज 80 डिग्री, मल्टीप्लाई साइन ऑफ गैमा, साइन गैमा है साइन 40 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट करो तो 90, ये हमारे पास डिग्री नहीं था, सिर्फ 90 था, 90 इंटू 0.6428 डिवाइडेड बाय साइन 80 0.9848, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो सी विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 58.75। ये हमारे पास आ जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आमिर वांट्स टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम विद द मेजर ऑफ वन साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक साइड उस पैरेललोग्राम की कितनी है जी 12 सेंटीमीटर। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, उसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर। द मेजर ऑफ वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब जो डायगोनल है वो साइड से छोटा बनाया हुआ, मतलब वो 10 है। गौर करने वाली बात ये उससे छोटा है। तो आप ऐसा पैरेललोग्राम बनाओगे ए बी सी डी जिसमें छोटा डायगोनल जो है वो आप क्या लोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा, क्योंकि बड़ा डायगोनल तो सही सी बात है, अगर डी टू बी देखो तो डी टू बी तो आपका इस 12 सेंटीमीटर से बड़ा लग रहा है,
तो जो प्रैक्टिकली आप फिगर बनाते हो वो आपकी उसके लिहाज से बनी चाहिए, मतलब नजर एटलीस्ट आए क्या वाकई ये साइड इससे बड़ी लग रही है। ठीक है, एग्जैक्ट मेजर बेशक नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत नजर आया कि हाँ वाकई ये तो इससे तो बड़ी साइड लग रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द मेजर ऑफ एंगल, वन एंगल इज 120 डिग्री। एंगल कितना है जी, 120 डिग्री, मतलब साइड्स में एंगल कितना आ गया, 120। हमें पता है पैरेललोग्राम में दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं, 90 के नहीं होते, 90 तो रेक्टेंगल में होते हैं, लेकिन दो ऑपोजिट एंगल इक्वल के साथ साथ दो 90 से छोटे होते हैं, दो 90 से बड़े होते हैं। तो 90 से बड़े यहां से नजर आ रहा है कि ये एंगल अगर देखा जाए ये तो 90 से छोटा लग रहा है, इसका ऑपोजिट भी फिर 90 से छोटा, ये दोनों इक्वल है। इसकी तो बात नहीं हो रही, इसका मतलब बात हो रही है इसकी। आप जो पैरेललोग्राम बनाओगे इसको 120 डिग्री रखोगे क्योंकि एंगल आपका 90 से बड़ा है, तो फिर आप ये बनता है। इसी तरह अगर इसका देखोगे तो ये आपके पास आ गया 120 डिग्री। आपके डायगोनल कितना आ गया, छोटा डायगोनल आ गया 10 सेंटीमीटर, छोटा डायगोनल इसलिए क्योंकि साइड से छोटा होना चाहिए, लेंथ छोटी है ना, साइड की कितनी है, 12 है। तो इस लिहाज से आपने सारी लेबलिंग की है यहां तक। अब करना क्या है, इज इट पॉसिबल, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट, क्या इस तरह का पैरेललोग्राम बन भी सकता है या नहीं बन सकता। मतलब आमिर वांट्स टू ड्रॉ पैरेललोग्राम, वो इस तरह का पैरेललोग्राम बनाना चाहता है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये हमने बताना है। अब इससे पहले हम इसमें कुछ थ्योरम का रिजल्ट यूज करेंगे, वो क्या है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो डायगोनल ड्रॉ होते हैं वो डायगोनल एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ काटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो डायगोनल एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो मैंने ड्रा किया है ए टू सी जो ड्रा हुआ है यहां से लेकर यहां तक जो डायगोनल ड्रा हुआ है, ये एंगल ए को भी आधा कट कर रहा होगा और सी को भी आधा कट कर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टोटल 120 डिग्री बना रहा है तो हाफ हाफ कितना हो गया, हाफ हाफ बनेगा 60 और ये भी बनेगा 60। इसी तरह ये क्या बन गया, ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा, 60। क्योंकि स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, द डायगोनल्स ऑफ स्टेटमेंट यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द एंगल्स, द वर्टेक्स एंगल्स। जो वर्टेक्स एंगल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे रिजल्ट यूज हुआ। अच्छा, अब मुझे अगर, अब मैं भूल जाता हूं कि मेरे पास उस तरफ क्या डाटा गिवन है, अब मैं प्रूव करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इसको करते हैं इस तरह से, अगर मैं ट्राइंगल ये कंसीडर कर लूं, यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये, कौन सी ट्राइंगल कंसीडर कर लूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ये ट्राइंगल लूं तो इसमें क्या डाटा गिवन है, इसमें मुझे गिवन है ए बी साइड पता है, ठीक है वो भी पता है 12। इसमें मुझे साइड पता है ए सी, वो कितनी है 10। उसके अलावा एंगल भी, ये एंगल भी पता है 60, ये एंगल भी पता है 60, ये मुझे नहीं पता, ये मैं फाइंड कर सकता हूँ इजीली, 180 वाला कॉन्सेप्ट लगा के फाइंड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं प्रूव करूंगा। वैसे एक थ्योरम की स्टेटमेंट से भी प्रूव हो जाता है कि एक तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज पढ़ी थी कि जो एंगल बड़ा होता है उसके ऑपोजिट साइड भी बड़ी होती है, जो एंगल छोटा होता है उसके ऑपोजिट साइड भी छोटी होती है। ठीक है, उससे भी हम प्रूव ये कर सकते हैं। कैसे, एक दो स्टेप करते हैं फिर आपको आइडिया होगा किस तरह से। यहाँ पे सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि जो मेरे पास इजीली फाइंड हो सकता है वो ये है, ये वाला एंगल है, मैं वो फाइंड करता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ, अगर ये मेरे पास आ गया अल्फा, ठीक है ए पे बन रहा है ना, इसको अल्फा रख लेते हैं। इसको रख लेते हैं गैमा क्योंकि सी पे बन रहा है। और ये जो है हमारे पास है बीटा, जो कि मुझे नहीं पता अभी। तो इन एनी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। किस किस की वैल्यू पता है, अल्फा, अल्फा इज 60 डिग्री प्लस बीटा नहीं पता, एज इट इज रख लेते हैं, गैमा इज आल्सो 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से बीटा निकालो तो क्या होगा, 60 प्लस 60 180, उस तरफ जाके माइनस हो गया, 180 माइनस 120 कितना निकला, 60 डिग्री। तो बीटा हमारे पास निकल आया 60 डिग्री। इसका मतलब है यहां पे मुझे वैल्यू पता चल गई है इस बीटा की भी।
बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा इज आल्सो 60 डिग्री। तीन एंगल आ गए, तीनों एंगल कितने आए हैं, इक्वल आए। अगर एंगल इक्वल हो तो फिर उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए थी। ये जो पूरी मैंने आपको एक थ्योरम की स्टेटमेंट बताई है कि इक्वल एंगल हैव इक्वल ऑपोजिट साइड्स, इसको यहाँ पे मैं लिख भी दिया नीचे कि अगर आपके पास यहाँ पे बीटा क्या निकला है 60, 60 की ऑपोजिट साइड क्या बनी है 10, इसी तरह इसके ऑपोजिट क्या बनी है 12। हालांकि एंगल दोनों सेम है लेकिन साइड दोनों डिफरेंट आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या आ रही है, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है जो चीज हमने सपोज की है या बनाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट इट इज इम्पॉसिबल, इट इज impossible to make such parallelogram। इस तरह की पैरेललोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। Now in question number 10, the angle of depression from an observer is in an apartment complex to a pipe on the building next door is 55 degree। ठीक है, क्या मतलब, एक बिल्डिंग है, ये मैंने यहाँ पे कंसिडर की हुई है बिल्डिंग सारी, ये पूरा पोर्शन जो है ये सारा बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एक ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर जाहिर सी बात है अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे बनता है। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ए जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये O1 O2 इसलिए नाम नहीं है, आगे पूरी इक्वेशन में दो ऑब्जर्वर की बात हो रही इसलिए मैंने नेम निकाली। सो मैंने एक ऑब्जर्वर लिया जो कि नीचे देख रहा है और उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 55 डिग्री। और कहां देख रहा है, नेक्स्ट टू द बिल्डिंग नेक्स्ट डोर, उसके आगे एक बिल्डिंग है या उसको देख रहे हैं, उसके बॉटम में एक पाइप है जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट कर दी है, उसको देख रहा है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट डी पे देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 55 डिग्री। यहां तक बन गया। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट 5 स्टोरीज बिलो द ओरिजिनल ऑब्जर्वर, इस जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है मतलब पॉइंट ए पे, उससे थोड़ा नीचे चले जाएं। कितना नीचे जाना है, 5 स्टोरीज, 5 स्टोरीज नीचे जाना है, मतलब 5 मंजिलें नीचे जाना है। फिर वहां पे आपने रुकना है और वहां पे क्या होगा, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द पाइप इज दिस, जो पाइप पहले से था उसी से दोबारा अब इस पॉइंट तक जो कि पॉइंट बी बना है, ये बी पॉइंट कितना है, ये आपका ए से 5 स्टोरीज नीचे है। ठीक है, इस पॉइंट पे अब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 20 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो वो नीचे से ऊपर बनेगा इसलिए वो बना दिया यहाँ पे नीचे 20 बन गया। यहां तक फिगर होगी। उसके बाद फाइंड, अब सारी चीजें फाइंड क्या करनी, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं थी इसलिए मैंने साथ साथ समझाई कि कैसे बनाओगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑब्जर्वर टू द पाइप। डिस्टेंस फाइंड करना है हर ऑब्जर्वर से पाइप पे। पहला ऑब्जर्वर ऊपर था, दूसरा ऑब्जर्वर नीचे था, तो ए से डी, इसका मतलब है ए से डी एक फाइंड करना है डिस्टेंस। जो टॉप ऑब्जर्वर है, जो टॉप पे ऑब्जर्वर वहां से पाइप तक का डिस्टेंस कितना हो गया एडी, ये क्या फाइंड करना है। नीचे वाला ऑब्जर्वर कहां पे, किस पॉइंट पे है, बी, उससे रख लो डी तक का, पाइप तक का, वो क्या, ये दूसरा, ये आपने ये भी फाइंड करना है। ये दो चीजें आगे फाइंड करने वाली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम द पाइप टू द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ये सारा वही अपार्टमेंट है, ये जो बना हुआ ना ये आपका क्या है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद इट इज गिवन दैट एंड सॉरी, इसके बाद है द एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पाइप टू द अपार्टमेंट। ये जो पाइप है जो पॉइंट डी पे लिखा हुआ है, ये पाइप, इससे अपार्टमेंट तक का भी डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर डी से लेकर आपने सी तक का भी डिस्टेंस निकालना है। तो 3 मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिए, 2 डिस्टेंसेस ये ऑब्जर्वर्स वाले हैं और एक डिस्टेंस आपका इस पाइप से इस बिल्डिंग तक का है। तो ये 3 आ गए रेड कलर के जो क्वेश्चन हुआ, ये 3 चीजें मैंने करनी है फाइंड। ठीक है, अब आगे एक चीज गिवन भी है, इट इज गिवन दैट 1 स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इज 9 फीट हाई। वो क्या कह रही है, जो पूरा अपार्टमेंट है इसमें एक स्टोरी की जो हाइट है वो कितनी है 9 फीट। ठीक है, एक स्टोरी, अब मुझे नहीं पता कितनी स्टोरीज हैं टोटल, लेकिन मुझे एक बात पता है कि ए से जो बी तक आए हैं उसमें कितनी स्टोरीज नीचे आए थे, 5 स्टोरीज नीचे आए थे। तो अगर आपके पास एक हाइट की, एक हाइट ऑफ 1 स्टोरी, एक स्टोरी की कितनी है जी हाइट 9 फीट, तो आपकी 5 स्टोरीज की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ 5 स्टोरीज कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाएगी 45। इसका मतलब ये है जो 5 स्टोरीज की हाइट कितनी आ गई 45। और ए से बी कितनी स्टोरीज पे आए थे, ए से जो बी पे आया था वो 5 स्टोरीज का गैप था जो कि ऊपर गिवन था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी 45। यहां तक हमें ये भी पता चल गया कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस वाइज है, स्टोरी वाइज तो पहले ही पता था लेकिन डिस्टेंस वाइज हमारे पास आ गए, ये मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ गया। अब ये मेरे पास सारा डाटा आ गया। अब मैं वन बाय वन सारी चीजें फाइंड करूंगा, कौन सी कैसे फाइंड होगी। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे बिल्डिंग है और रोड है, ये है कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 9th क्लास में भी इससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज की थी, तो ये उसी तरह से ही है कि छोटी ट्रायंगल में भी tan थीटा लेते हैं, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बड़ी ट्रायंगल में भी tan थीटा लेते हैं, तो आपकी वैल्यूज निकल आती हैं। छोटी ट्रायंगल आपके पास क्या बन रही है, डी सी बी, या इधर से पढ़े तो बी सी डी, ये बन रही है छोटी ट्रायंगल। छोटी ट्रायंगल मतलब छोटी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर। इसी तरह बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रही होगी, ए सी डी, ए सी डी देखो तो बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल। तो छोटी में पहले ले लेता हूं फिर बड़ी में लेते हैं। एक और चीज मैं यहीं पे मेंशन कर दूं, वो ये है कि ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, जिस तरह से ये कितना बन गया 55 डिग्री, अगर ये 55 है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल बनता है यहाँ पे, तो ये भी कितना होगा 55 होगा। तो जब मैंने नीचे बड़ी ट्रायंगल में लेना होगा tan थीटा, तो मुझे फिर उस टाइम एंगल 55 जरूरत पड़ेगा। छोटी ट्रायंगल का एंगल कितना है 20 डिग्री। ठीक है, अब इसमें मेरे पास अगर देखा जाए तो छोटी ट्रायंगल में अगर मैं 20 लेता हूं तो मुझे इशू ये है कि किसी साइड की लेंथ पता ही नहीं है। अगर आप गौर से देखो बी सी डी, इसमें किसी साइड की भी लेंथ नहीं पता आपको, ना बी सी की पता है, ना सी डी की पता है, ना बी डी की, किसी चीज की नहीं पता। हाँ ये बात है कि मुझे सी टू डी की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन वैल्यू तो नहीं पता, सिर्फ मुझे एंगल पता है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन बना के उसको सेव कर लूंगा, फिर बड़ी बड़ी ट्रायंगल में भी लेंगे, फिर उनको कंपेयर करके वहां से आपकी इनकी वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल बी सी डी tan थीटा, tan थीटा, छोटी ट्रायंगल में tan थीटा कितना है जी 20 डिग्री, सो tan 20 विल बी इक्वल्स टू वर्टिकल। मतलब इसको आप एक काम करो अपनी आसानी के लिए, इसको ना नाम दे देना आपने, ये बी टू सी हमारी हाइट है यहां से यहां तक, इसको मैं नाम दे देता हूं एच का, और यहां से यहां तक जो आपके पास गिवन है, इस जो फाइंड करना है इसको मैं नाम दे देता हूं फिलहाल एक्स का। ये आपने क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास एच, और बेस हमारे पास क्या आ गई, एक्स आ गई। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपका यहां से अगर मैं tan की वैल्यू भी पुट करूं तो क्या आ जाएगा, ये tan 20 इज इक्वल टू 0.364, और ये x भी मैं इधर क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एच। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें h की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ x, इसको मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे इशू यह है कि दो वेरिएबल आ रहे हैं h भी x भी, तो मेरे पास इक्वेशन एक है, मैं एक और ऐसी इक्वेशन निकालूंगा उसमें भी ये दो वेरिएबल होंगे, तो आपस में सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों की वन बाय वन वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। खास तौर पर मुझे एच की चाहिए, एक्स की चाहिए, एक्स हमने फाइंड करना था, क्वेश्चन मार्क डाला हुआ, मेन तो हमने एक्स फाइंड करना था। जब एक्स फाइंड कर लेंगे फिर उसकी मदद से आप बाकी ऊपर वाली चीजें फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये tan थीटा ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। बड़ी ट्रायंगल जो बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, बड़ी ट्रायंगल बन जाती है इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, उसमें लेंगे तो क्या बन जाएगा tan 55, सो tan 55। यहाँ पे एक चीज समझने वाली, वो क्या है, tan 55 अगर बड़ी ट्रायंगल देखे ए सी डी, अभी मैंने कौन सी ट्रायंगल ली है इसको मैं यूं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ए सी एंड डी। इस ट्रायंगल की अगर आप देखो तो ए सी कितना है, ए सी है यहां से यहां तक पहले 45 भी है और नीचे एच भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा ए टू सी निकलेगा। और इसकी बेस क्या है, बेस हमारे पास यहां से यहां तक वो एक्स ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, परपेंडिकुलर की बजाय क्या लिखूंगा, h प्लस 45, दोनों ऐड करूंगा और बेस की जगह क्या लिख दूंगा x, तो बन जाएगा tan 55 इज इक्वल टू h प्लस 45 डिवाइडेड बाय बेस इज x। ठीक है, इसको यहां से सिंप्लीफाई करो, इसको उधर मल्टीप्लाई करो, x को क्या बन गया x इंटू
tan 55 क्या होता है 1 ये इसको पहले लिख लेता हूँ, tan 55 की वैल्यू पहले लिख लो, वो क्या आएगी 1.428 और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया हमारे पास x मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू क्या निकले h प्लस 45। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे आप h की वैल्यू पहले निकाल लो या इधर पुट कर लो, अपनी चॉइस है। आप यहाँ पे x फाइंड करना है ना, हमने अगर x फाइंड करना है तो मैं जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, h की जगह क्या लिख दूंगा उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ पुट 1 पुट इक्वेशन नंबर 1 इन, इसको भी एक नाम दे दो ताकि आसानी हो, इक्वेशन नंबर 2 पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 2 क्या बनेगा 0.364x, ये बनेगा 1.428x इक्वल टू 0.364x प्लस 45। इसको उधर जाके माइनस कर दो तो 1.428x माइनस 0.364x इज इक्वल टू 45 आ गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो तो दोनों को माइनस करके, दोनों x में ना, इसमें से ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1.064x इज इक्वल टू 45। ये 1.04 तो जाके डिवाइड हुआ तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 1.064, दोनों को डिवाइड करोगे तो x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 42.3 और ये फीट में था तो ये आपके पास आ गया x आ गया। इसका मतलब है आपका ये पोर्शन कैलकुलेट हो गया बेस वाला। बेस भी इन्होंने कहा हुआ था फाइंड करनी है, यहाँ पे तीन चीजें थी ना, x फाइंड करना था, AD फाइंड करना था और BD फाइंड करना था, ये तीन चीजें। तो मेरा थर्ड वाला पार्ट पहले x निकला है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल इजी काम है। अब x फाइंड हो गया, अब मैं यहाँ पे अगर लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो x निकला है वो अगर निकला है, यहाँ पे अगर मैं पुट करूं x की वैल्यू तो क्या निकली है 42.3 ये निकला है। अब मैं यहाँ पे ये 1 बाय 1 ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल BCD। अब मैं ट्रायंगल अगर कौन सी लूं, मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूं। अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं, ये ट्रायंगल ले लूं तो इसमें मुझे बेस भी पता है, मुझे इसका एंगल भी पता है और मुझे फाइंड करनी है ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइट फाइंड करनी हो, बेस पता हो और एंगल भी पता हो तो सिंपल cos थीटा, cos इज अ रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बेस पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकल आएंगे। सेम कॉन्सेप्ट बड़ी ट्रायंगल में भी लेंगे, ये जो बड़े ACD पे भी लेंगे, उसमें भी बेस पता होगी, एंगल उसका 55 पता होगा और उससे भी हाइपोटेन्यूज लगा। तो दोनों ट्रायंगल में अब आपने जस्ट क्या लेना है cos थीटा लेना है और थीटा उसमें एक में 20 पुट होगा और एक में क्या होगा 55 पुट होगा। और अपनी आसानी के लिए मैं इस y को B to D जो था इसको मैं नाम दे देता हूं, समझो y, ये फाइंड करना है और इसको नाम दे देता हूं z। तो मैंने फाइंड क्या करना है x y और z, ये समझो मैंने क्या नाम दे दिया y, ये क्या नाम दे दिया z और ये हमारा क्या था x। ठीक है, तो जस्ट आप वो लेते हैं इन ट्रायंगल BCD, ये जो ब्लू में लिखी है उसमें हम क्या ले लेंगे cos थीटा। क्या बनेगा इन ट्रायंगल BCD cos थीटा, थीटा इसमें क्या था BCD ट्रायंगल में 20 डिग्री, तो cos ऑफ 20 इज इक्वल्स टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारी क्या थी x अवर y, हाइपोटेन्यूज हमने क्या नाम दिया था y का नाम दिया था। मैंने फाइंड क्या करना था y, x की वैल्यू तो मैं ऊपर फाइंड कर ली है, x की वैल्यू तो ये निकली है। सो y क्या निकला, y विल बी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 20 डिग्री, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, x इज 42.3 डिवाइडेड बाय cos 20 इज 0.94, दोनों को डिवाइड किया तो y निकल आएगा, y विल बी इक्वल्स टू 45 फीट, ये मेरा निकला है y। और ये y कहां पे था, लोअर ऑब्जर्वर वाला। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम लोअर ऑब्जर्वर, जो नीचे ऑब्जर्वर था ना उसका निकला था। अब डिस्टेंस फ्रॉम अपर ऑब्जर्वर, अब हमने क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है। तो बड़ी ट्रायंगल कौन सी थी, बड़ी ट्रायंगल थी ACD, दिस ट्रायंगल
इसका मैं एक और डिफरेंट कलर रख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन से। अब कौन सी ट्रायंगल लूंगा, ए, ये डी आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ए सी डी। अब इस ट्रायंगल में वही कॉस थीटा, थीटा कितना है जी इसमें 55 डिग्री, बेस क्या है वही सेम, और हाइपोटेन्यूज फाइंड होगा। हाइपोटेन्यूज हमारे पास इसमें क्या है, जी है। ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ जी के लिए इन ट्रायंगल ए सी डी कॉज ऑफ 55 इज इक्वल टू बेस, बेस क्या थी x, और हाइपोटेन्यूज उसका क्या बन रहा था, z। z कैलकुलेट करना था तो z विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 55 डिग्री। x की वैल्यू हमने जो फाइंड की है 42.3 डिवाइडेड बाय कॉस 55 इज 0.574 डिवाइड किया तो z इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 73.7। ये हमारे पास आ गया अपर ऑब्जर्वर से डिस्टेंस, अपर ऑब्जर्वर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अ जियोलॉजिस्ट वांट्स टू मेजर द डायमीटर ऑफ क्रेटर। एक जियोलॉजिस्ट है वो एक क्रेटर का डायमीटर मेजर करना चाह रहा है। ठीक है, क्रेटर होता है एक गड्ढे को कहते हैं। ठीक है, एक गड्ढा है, एक सर्कुलर टाइप का गड्ढा है, आपको इससे भी हिंट मिल जाएगा। यहाँ पे जो डायमीटर लिखा हुआ है इससे भी आपको हिंट मिल जाएगा कि सर्कुलर शेप की किसी बात हो रही है। अगर क्रेटर का नहीं भी किसी को मीनिंग पता होता तो डायमीटर से आप हिंट ले सकते हो। तो एक सर्कल बना दिया, ठीक है, उसका फाइंड करना है डायमीटर। अभी मैंने सर्कल बनाया, अंदर लेवलिंग कुछ भी नहीं की, बाकी पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी। फ्रॉम हर कैंप इट इज 4 miles टू नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड ऑफ द क्रेटर एंड 2 miles टू द साउथर्न मोस्ट पॉइंट। वो क्या कह रहे हैं, उसके कैंप से ये गड़ा है, एक एंड पे, एक पॉइंट पे उसका कैंप है। अच्छा, यहां पे आपको इस चीज का आइडिया है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरह से, नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, इसी तरह राइट पे ईस्ट और ये क्या आ गया वेस्ट। तो बात किन की हो रही है कि नॉर्थ पे जो है और जो साउथ पे है, इन दो पे जो डिस्टेंस है, नॉर्थ वाला पॉइंट ऑब्वियसली कहां होगा, अप होगा, साउथ वाला नीचे बन गया। ये 2 पॉइंट्स बना लोगे पहले, फिर आपने वो कैंप ऐसी जगह पे बनाना है जो कि नॉर्थ से कितना हो, 4 miles। तो मैंने इसीलिए सी यहां पे लिया है जो कि नॉर्थ से थोड़ा दूर है और साउथ के करीब है। तो इस तरह से मैंने फिगर बनाई है, 4 आ गया और दूसरा कितना आ गया, 2 miles। ठीक होगी बात, इस तरह से आप फिगर बनाओगे। उसके बाद इफ द एंगल बिटवीन 2 लाइंस ऑफ साइड इज 117, अगर जो 2 लाइन हमने बनाई है, मतलब इस कैंप से, कैंप को मैंने क्या नाम दे दिया, ये समझो सी नाम दिया ना, ये हमारा क्या है कैंप। कैंप से जो 2 लाइंस बनाई है, एक नॉर्थ पे और एक साउथ पे, उनके दरमियान एंगल कितना आ गया, 117। तो ये भी फिगर में कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द क्रेटर, डायमीटर मींस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एन टू एस। एन टू एस ये क्या है, एक नॉर्दर्न मोस्ट और नीचे क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। एन टू एस, इसका मतलब है आपने एन टू एस जो है ये आपने करना है फाइंड। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो तो बाकी सर्कल को आप भूल जाओ, सिंपल ट्रायंगल में अगर आप देखो तो आपने एन टू एस एक साइड फाइंड करनी है, और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सी है, इन ट्रायंगल एन एस सी, एन एस सी ट्रायंगल है। उसमें एक साइड पता है जी, पता है हमारे पास 2, दूसरी साइड पता है 4, तीसरी साइड हमने करनी है फाइंड, और एक एंगल भी पता है। 3 साइड्स एक एंगल, शुरू से जो हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो क्या करते आ रहे हैं कि 3 साइड एक एंगल, किसका केस होता है, वो हमारा होता है लॉ ऑफ कोसाइन का। ठीक है, तो अब आप उसको नाम दे दो आसानी के लिए, वो ज्यादा इजी रहता है। नाम अगर आप इस साइड को नाम देते हो ए का, अगर ये क्या नाम दे देते हो ए का, तो फिर इसका ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। ये आपके पास अल्फा हो जाएगा। इसी तरह एक साइड को बी का नाम दे दो, तो बी आपने रख लिया 4 और सी आपने रख लिया है जी, ये आपके पास आ गया समझो सी, सी आपने रख लिया 2। अब आप लॉ ऑफ कोसाइन लगाओगे तो इन ट्रायंगल दिस यूज लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन लगाया तो लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे किसका, ए फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉज ऑफ अल्फा। सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, बी इज 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 4 2 एंड देन कॉज ऑफ
117 डिग्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 16 प्लस 4 माइनस 16 कॉस 117। कॉस 117 की मैं वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, कॉस 117 इज माइनस 0.4540। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाता है 20 माइनस 16 इंटू दिस, ये बन जाता है प्लस 7.264। दोनों को ऐड किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 27.264। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both side we can calculate a is equals to 5.2, तो ये मेरे पास आ गया है जी a 5.22। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, इसमें क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड ई सर्कल। दो चीजों के हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक इसका फाइंड करना है, एक सर्कमफ्रेंस ये होगा, एक तरह का नाम दे दो C1 और C2, दो है तो नंबरिंग कर दी है, इसका भी सर्कमफ्रेंस है और इसका भी सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस फाइंड करने हैं और ट्रायंगल दे दिए, ट्रायंगल में हर साइड कितनी इक्विलेटरल है, तो हर साइड ही 6 होगी, तो वो मैंने ड्रा कर ली। अब इसमें आपको फिगर में बनाने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से ऐसा कुछ समझ के फिगर को देख के कोई चीज हमने ये नहीं लिखनी, जस्ट इसमें फार्मूलाज को यूज करके करेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि एक स्ट्रक्चर आपके सामने हो कि ये स्ट्रक्चर क्या बना है। सर्कम सर्कल हमें पता है वो सर्कल होता है जो आपका इन इसके सारे वर्टेक्स से होके जाता है। ई सर्कल होता है एक्सक्राइब सर्कल जो कि बाहर वाली साइड्स में बनता है, और ये वैसे तो 3 बनते हैं, हर साइड के अलोंग बन रहा होता है, लेकिन ये आपकी कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, तो तीनों एक जितने ही बनेंगे तो हर एक का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो एक जैसी होगा। तो मैं कोई भी एक निकालूं तो मैं इसका रिजल्ट निकाल सकता हूं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल तरीके पे चलेंगे कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं क्या चाहिए, तो सर्कमफ्रेंस के लिए फार्मूला उसका चाहिए होता है विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब आर हमने क्या पुट करना है, सर्कम सर्कल हो, अगर सर्कम सर्कल में जो आप रेडियस लेते हो वो आप लेते हो कैपिटल आर से डिनोट करते हो, इसलिए जब आप सर्कम सर्कल कर रहे होगे तो आपने लिख देना है C1, इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है तो आप कौन सा कैपिटल आर लिख देंगे, ये इसका फार्मूला है। दूसरे का क्या फार्मूला है, दूसरे का फार्मूला है C2। अगर आपने एक्सक्राइब निकालना हो तो इसमें रेडियस 2 पाई आर, फार्मूला तो वही है, लेकिन इसमें रेडियस क्या पुट होगा, रेडियस आपका पुट होता है हमारा हर साइड का क्या होता है R1 R2 R3, 3 साइड होती है ना, तीनों का सेम आता है। तो अगर क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, वैसे आपके 3 अलग अलग आते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो मैं बजाय कि ज्यादा नंबरिंग करने से इसको सिंपल आर से डिनोट कर देता हूं कि आर से वो निकल आता है। इसमें एक तरीका यह है कि आप पूरी डिटेल पे जाओ, पहले एस निकालो, फिर डेल्टा निकालो, फिर आर इक्वल टू डेल्टा बाय एस करके आर निकालो, वो भी किया जा सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली आर का फॉर्मूला जो इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए वो यूज करके डायरेक्टली आप रिजल्ट निकाल सकते हो, तो फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो, तो वो ज्यादा मैं आपको प्रेफर करूंगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप उससे कर लो, कोई इसमें हर्ज नहीं है। इसलिए इसका फार्मूला मैं लिख लेता हूं 2 पाई सिंपल आर, ना R1 ना R2 ना R3 सारे डिनोट कर दिए सिंपल आर से। यहां से हमें क्या पता चल गया कि मुझे सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो सिर्फ मुझे चाहिए वैल्यू इस R की और इस R की, मैं उन दोनों के लिए फार्मूला लगाता हूं। ठीक है, फार्मूला क्या है, ट्रायंगल सर्कम रेडियस सर्कम रेडियस या R, सर्कम रेडियस कहते हैं आर, कैपिटल आर को, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट 3 के इक्वल होता है। ठीक है, ये उसी फार्मूला से पूरा कैलकुलेट हुआ है। एक बार फिर बता देता हूं, आर वही डेल्टा बाय एस से, एस फाइंड किया, आर फाइंड किया, और कंडीशन उसमें क्या रखते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल में ए हो या बी हो या सी हो, सारे ही किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो इसलिए कोई भी एक पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला से कर रहा हूँ, यहां से अगर मैंने आर निकालना तो जस्ट ए की वैल्यू पुट करूंगा, ए की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय क्या आ गया अंडर रूट
3। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये हमारे पास कैलकुलेटर में डालोगे आ जाएगा 2√3। ये मेरे पास निकला है कैपिटल आर। कैपिटल आर मैंने क्यों फाइंड किया था, ताकि मैं कौन सा फाइंड कर सकूं, पहला सरकमफ्रेंस का। तो मैं पहले ये फाइंड कर लेता हूं क्या बनेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 2 पाई एंड कैपिटल आर क्या बना 2√3 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, C1 इज इक्वल टू 4 पाई √3। ये मेरे पास निकला है पहला सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब दूसरे सरकमफ्रेंस के लिए क्या चाहिए, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर का फॉर्मूला लिखेंगे, स्मॉल आर फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फार्मूला। स्मॉल आर क्या किसके इक्वल होता है, √3a/2, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, सारी डेरिवेशन के बाद तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू √3/2a इज 6, इसे कैंसल 3। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल आर क्या बना 3√3। ये वैल्यू निकल आई। इसको उसी फार्मूला में पुट कर लेंगे, किसमें, C2 में। C2 किसके इक्वल था, 2 पाई आर। दोबारा से फार्मूला लिख लिए तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट C2 is equals to 2 pi and small r which is 3√3। so multiply करके क्या बन गया, circumference, second circumference is equals to 6 pi√3। ये मेरे पास आ गया दूसरा circumference। now question number 13 में क्या है, use the law of cosines to prove that if the angle between two congruent sides of a triangle measure 60 then triangle is equilateral। क्या कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले तो यूज कौन सा करना है, लॉ ऑफ कोसाइन करना है। किस चीज के लिए, अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, दो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान एंगल कितना है जी 60 डिग्री। तो मैंने एक 60 डिग्री का एंगल बनाया और दो इक्वल साइड्स लिए। इक्वल साइड मतलब किस किस के दरमियान है, ए बी के दरमियान बन रहे हैं। समझो ये मेरे पास आ गया है एक्स और ए सी, ये भी एक्स होगा क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव ये करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तब बनेगी जब आपके पास तीसरी भी एक्स आ जाए। ठीक है, इसका मतलब मैंने सिर्फ ये प्रूव करना है दैट बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स। ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए लेट कर लेता हूं, लेट बी सी इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रखता हूं इसको ए, तो मैंने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, मैंने प्रूव करना है कि ये a जो है ये किसके इक्वल है, x के इक्वल ही है, ये भी x के इक्वल है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या डाटा गिवन है और लॉ ऑफ कोसाइन कैसे यूज करूंगा। a गिवन है, x थीटा, मतलब एंगल आ गया। इसका मतलब है तीन साइड्स इन्वॉल्व हैं और एक एंगल आ गया। ठीक है, बेशक वो वेरिएबल की फॉर्म ही है। तो मैं ये सारा डाटा पुट करता हूं और ये यहां से रिजल्ट निकालूंगा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, a इक्वल टू एक्स। नाम मैंने इसलिए दिया, ये अगर ए है, अगर ये मैंने ए दिया तो उसको मैं नाम दे देता हूं कि ये एंगल है समझो अल्फा। ठीक है, बी के ऑपोजिट ये रख लेता हूं, एक एक्स जो है ना ये समझो रख लिया बी, और एक मैंने क्या रख लिया सी के ऑपोजिट है, तो ये साइड को मैंने नाम दे दिया, इस एक्स का नाम दे दिया सी का। तो लॉ ऑफ साइन लिखूं, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन क्या बनेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ थीटा, कॉज ऑफ अल्फा आ गया हमारे पास। ठीक है, कॉज ऑफ अल्फा यहां पे पुट करेंगे, क्या बनेगा, बी क्या रखा हुआ है मैंने, एक्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या रखा हुआ है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस नेक्स्ट है 2x और फिर x देन कॉज ऑफ अल्फा। अल्फा कितना है जी 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करते हुए बनता है 2x स्क्वायर एंड कॉज ऑफ 60, कॉज ऑफ 60 हो गया 1/2। ये से कैंसिल तो क्या बना 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में क्या है ए स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ए क्या निकल आया, ए इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब है तीसरी साइड भी आपकी अगर एक्स आ गई है, सो दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। इसका मतलब है सारी साइड्स ही क्या है आपस में इक्वल।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ये आपने प्रूव करना है कि दिस होल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। ये आपने प्रूव करना है। इसमें कोई ज्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, जस्ट आपने सारे फार्मूलाज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और राइट हैंड साइड आ जाएगी। फार्मूलाज भी मैंने इसलिए पहले से लिख दिए हैं कि ये सारे फार्मूलाज जो पूरे आपने चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हो, R1 R2 R3, सब फार्मूलाज यहाँ पे रिप्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी, एक चीज देखने वाली है, 1/r² है। इसका मतलब है R² डिनोमिनेटर में अगर नीचे पुट करें 1/डेल्टा/s का होल स्क्वायर लिखें तो वो नीचे s जो है वो ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। ये r की वैल्यू डेल्टा/s है, तो 1/r की क्या हो जाएगी, s/डेल्टा, सारी ऑपोजिट हो जाएंगी। तो सारे इसी तरह पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, फर्स्ट 1/r² वुड बिकम s/डेल्टा का स्क्वायर, देन नेक्स्ट ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर क्योंकि 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, सो इट वुड बी s माइनस a ओवर डेल्टा का square. Similarly, next would be s minus b over delta square and s minus c over delta whole square. ये मैंने आ गया लेफ्ट हैंड साइड, सारी मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब सारे फार्मूलाज खोलता हूं तो क्या बनेगा, इक्वल्स टू एस स्क्वेयर, ऊपर इसी तरह आ जाएगा एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वेयर प्लस एस माइनस ए होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर का फार्मूला अपन कर देते हैं, क्या बन जाएगा, एस स्क्वेयर माइनस या एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2as डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है डेल्टा का स्क्वेयर, वो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह यहां फार्मूला एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2bs डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वेयर। Similarly, last one would be s square plus c square minus 2s या 2c s डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वेयर। उसके बाद देखें तो सारे का एलसीएम आ रहा है डेल्टा स्क्वेयर, क्योंकि सारे के नीचे डिनोमिनेटर ये किया है तो मैं लिख दूंगा सब के सब एलसीएम डेल्टा स्क्वेयर, और बाकी सारा ऊपर क्योंकि सारा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि सारों का सेम एलसीएम था, तो सारा कलेक्टिव लिख लेंगे एस स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2as प्लस एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2bs प्लस एस स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2cs। यहां तक आ गया। अब सारे इकट्ठे कर लेते हैं, एस स्क्वेयर 2 आ गए, इसी तरह ये एस स्क्वेयर, टोटल हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए एस स्क्वेयर, 4s स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद 2as 2bs और 2cs, ये तीनों एक कैटेगरी के आ गए, तो इसका मैं लिख सकता हूं माइनस 2as माइनस 2bs एंड माइनस 2cs। फिर लास्ट कैटेगरी क्या है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर, ये तीनों कैटेगरी लिख लो, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वेयर। ठीक होगी बात। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे अगर आप देखो तो 4s स्क्वेयर, नेक्स्ट तीनों टर्म्स में से आपके पास क्या कॉमन है, माइनस 2s, ये कॉमन, पीछे क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो आपके अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज, बाकी एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा। a प्लस बी प्लस सी हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं ये किसके इक्वल होता है, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये किसके इक्वल आ गया, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका यूज हो जाएगा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s इनटू a प्लस बी प्लस सी विल आल्सो बी रिप्लेस बाय 2s प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4s स्क्वायर 2s इंटू 2 माइनस 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा, these two will cancel out with each other, so a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये सारे डेल्टा स्क्वायर थे सॉरी, डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की बजाय 16 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट में ही मैंने एक चीज बताई थी कि 15 जो है वो आपका एग्जैक्टली वही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं इस रिव्यू एक्सरसाइज का नहीं कर रहा, जो डिफरेंट है वो सब कर रहा हूं।
इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर था, एग्जैक्ट सेम था, और क्वेश्चन नंबर 15 भी एग्जैक्ट सिमिलर टू एक्सरसाइज। Now question number 16. A mountain climber is on top of mountain that is 680 मीटर हाई। एक माउंटेन है, उसकी हाइट दी हुई है, हाइट दी है तो ऑब्वियसली वर्टिकल होगी 680। आपने जस्ट एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली यहां से लेकर यहां तक, नीचे से ये आपका क्या आ गया 680। एक हाइट जस्ट वर्टिकल लाइन सबसे पहले ड्रा करेंगे। फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशंस of 2 points on opposite sides of mountain are 48 and 32। जिस माउंटेन पे है और टॉप पे है, ये आपकी इसकी टॉप पोजीशन यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, इसके ऑपोजिट साइड पे, मतलब इसका एक साइड अब मैंने इस तरफ ले लिया, पॉइंट ए ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट क्या ले लिया, बी ले लिया, दोनों एक साइड पे नहीं है। ये आ गया आपका माउंटेन का टॉप, इस टॉप से एक साइड पे 48 डिग्री बन रहा है, एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट 48 डिग्री पर है और एक कितना है 32 डिग्री पर है। और ये दोनों एंगल कौन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसीलिए मैंने बना दी है ऊपर ओरिजेंटल लाइन बनाई और उसके साथ एक एंगल 48 बना दिया और एक क्या बना दिया 32। बेशक इससे नेक्स्ट स्टेप में अब यही इसको ज्वाइन करके क्या बना लोगे, वर्टिकल ऑल्टरनेट एंगल है तो 48 यहाँ पे, तो इधर भी 48 बन जाएगा, इधर 32 है तो इधर भी 32 बन जाएगा। यहां तक आ गया। अब हाउ लॉन्ग वुड अ टनल ही दैट रन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो टनल है ये आपका इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ये सारा टनल है, ये आपका कितना है, ये गैप कितना है, ठीक होगी बात। ये ऐसे ही है, कुछ जगह पे जिसने टनल देखे हो कि जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन के नीचे से अगर रास्ता निकालना हो तो फिर वो एक इस तरह का एक टनल बनाया जाता है जिसके अंदर से गाड़ियां, बाइक से जो भी चीजें आपकी ट्रैफिक भी चलती रहे, और ऊपर सारा वो माउंटेन तो रिमूव कर नहीं सकते, इसलिए वो ऊपर से सारी उसको तोड़ ताड़ के बनाया जो जाता है, नीचे से रास्ता बनाया, तो ये वो टनल है, ये वो नीचे से रास्ता बनाया गया, ठीक है। एक पॉइंट एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे। ये टनल का एक तरह का एक स्टार्ट है और एक क्या है, एंड है। हमने इस पूरे टनल की लेंथ बनानी, फिगर बन जाए आगे, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। किस तरह से, अगर आप डाटा पे गौर करो, अगर मैं इसको नाम दे दूं, देखो ए बी है, इसको नाम दे देता हूं सी का, इस पॉइंट का टॉप जो है, टॉप को मैं नाम दे देता हूं फॉर एग्जांपल फिलहाल डी का, ये मेरा क्या है जी, टॉप है, ठीक है। तो मैं ए सी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर बन रही है, इसी तरह बी सी डी एक राइट एंगल बन रही है राइट साइड पे। इन दोनों को फाइंड करूं, इन दोनों को यूज करूं, इसमें मुझे एक साइड का क्या क्या पता है, एंगल पता है, इन दोनों के मुझे हाइट मतलब परपेंडिकुलर भी पता है। तो परपेंडिकुलर पता हो, एंगल पता हो, तो आप इसकी क्या निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो, ए सी निकाल सकते हो। तो आप इसकी निकालो, ए सी समझो, ये मैं नाम देता हूं एक्स। फिर इसी तरह दूसरे की भी परपेंडिकुलर पता है, वो सेम है, एंगल भी पता है, तो दूसरे की भी आप उसकी बेस निकालो यहां से यहां तक, इसको क्या नाम दे देता हूं वाई का। और टोटल टनल की लेंथ फिर क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ टनल, टोटल लेंथ ऑफ टनल, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी टनल की, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो मेरी टोटल लेंथ आ जाएगी। तो मैंने जस्ट क्या फाइंड करना है, बेसिस फाइंड करनी है दोनों की, दोनों ट्रायंगल में। तो 1 बाय 1 tan थीटा लूंगा क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करनी है। सो इन ट्रायंगल ACD में क्या ले लिया, tan थीटा, tan ACD लेफ्ट वाली डिस्कस हो रही है, ए ये आ गया सी और ये आ गया डी। इसमें आपने tan थीटा लिया तो हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा, थीटा हमारे पास इसमें क्या है 48 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसकी हाइट है, समझिए ये हाइट का नाम देते हैं, परपेंडिकुलर इज h डिवाइडेड बाय इसकी बेस क्या है हमारे पास x, ठीक है। तो x कैसे फाइंड होगा, x विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, हाइट हमारे पास कितनी है 680 डिवाइडेड बाय tan 48, tan 48 हमारे पास कितना है जी 1.1106, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निकल आएगा x, x इज इक्वल टू 612.28, ये मेरे पास निकला है x, ठीक होगी बात। इसी तरह मैंने y निकालना है तो y के लिए क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल कौन सी आ गई BCD, उसमें भी tan थीटा ले लेंगे। सो tan ऑफ इसका थीटा कितना है 30
2 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज सेम h, और बेस इसकी क्या है y, सॉरी x नहीं, बेस क्या है y। सो y निकालना है तो क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय, मतलब इसको उधर कर दिया और उस tan को नीचे ले आया, tan ऑफ 32 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे तो y का निकल आएगा, y भी इक्वल टू h, हाइट हमारी क्या है 680 डिवाइडेड बाय tan 32, tan 32 इज 0.6249, दोनों को डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा, दिस इंप्लाइज दैट y विल बी इक्वल टू 1088.17, ये मेरा निकला है y। अब टोटल लेंथ ऑफ टनल क्या आ गई, टोटल टोटल टनल लेंथ, टनल लेंथ किससे डिनोट की थी हमने, शुरू में पढ़ा था कि दोनों को ऐड करना है x प्लस वाई। सो 612.28 प्लस 1088.17, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 1, नीचे लिख देते हैं 1700.45, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ टनल। Now in question number 17, find the measure of C एंगल C in the adjoining figure। ये हमने C पे जो एंगल बना है, जिस पे मैंने रेड क्वेश्चन मार्क डाला, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल्स मेंशन किए हैं, दो राइट एंगल बने हुए, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक आपके पास क्या है A B D। पहले आपको मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं कि किस तरह से फाइंड करेंगे, क्वेश्चन इजी है हमारा। ट्रायंगल कौन सी है, A B और D। अगर मैं ए बी डी को यूज करके, एक एंगल है, बेस भी गिवन है, इससे ये फाइंड कर लूं, ये वाली साइड, ये वाली फाइंड कर लूं, बी टू डी। बी टू डी का फायदा क्या है, बी टू डी एक ऐसी लेंथ है जो कि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो मैं क्या करूंगा, बी डी फाइंड होगी तो बी डी और फिर ये वाली साइड, मतलब उस दूसरी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और दूसरी ट्रायंगल का ये जो बी डी बन रहा है, जो कि परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर दोनों का कॉमन है, इन दोनों को हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को यूज करके फिर मैं एंगल फाइंड कर, ठीक है। मतलब दो, टोटल तीन चीजें होती हैं, दो साइड होते हैं, एक एंगल होता है। तो आपके पास इसमें से कोई भी दो चीजें पता हो, तीसरी आप निकाल सकते हो अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स चल रही, ठीक है। तो जिस तरह फर्स्ट केस में क्या लोगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में आपको पता है कि आपके पास एंगल गिवन है और आपके पास बेस गिवन है, उसे फाइंड आप क्या करना चाह रहे हो, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर दोनों किस में आते हैं, tan थीटा में। सो इन ट्रायंगल ए बी डी अप्लाई tan थीटा, tan ऑफ थीटा इसका क्या है 37 डिग्री, tan ऑफ 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर, परपेंडिकुलर को आप आसानी के लिए नाम दे दो कि ये हमारे पास है x, ठीक है। जो बी डी है वो मैंने क्या रख लिया x, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये भी मुझे नहीं पता। उसके बाद वो एंगल C, वो तो हमने वैसे ही फाइंड करना है, एंगल C जो है वो तो वैसे हमने फाइंड करना है, ये तो हमारी मेन डिमांड है, उसके लिए मुझे x की जरूरत है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी डी हमारा क्या है परपेंडिकुलर x, और बेस परपेंडिकुलर और बेस, बेस हमारे पास क्या आ रही है 12.6। यहां से x फाइंड करेंगे तो x का निकलेगा, x विल बी इक्वल टू 12.6 मल्टीप्लाई दिस tan 37, tan 37 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 12.6, tan 37 इज 0.7536, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकलेगा x, x क्या निकला है, x इज नियरली इक्वल टू 9.495, ये मेरे पास निकला है जी x 9.4 आ गया समझो, ठीक होगी बात। अब हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया है। उसके अलावा इस ट्रायंगल में अगर देखूंगा बी सी डी, ये ट्रायंगल की बात हो रही है, बी टू सी एंड देन डी, इस ट्रायंगल में हमें क्या पता है, उसका परपेंडिकुलर पता है, उसका हाइपोटेन्यूज पता है जो कि 90 के ऑपोजिट होता है, और फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना। अब मुझे ये बताओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों किस में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं साइन थीटा। तो आपने ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में आप ले लोगे साइन थीटा, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें ले लोगे साइन थीटा, थीटा आपका क्या यूज होगा, साइन सी। ये हमारे पास, इसको मैंने फिलहाल नाम क्या दे दिया, एंगल सी का,
ये क्या नाम दे दिया एंगल सी का, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही सी एंगल रखा हुआ था। सो थीटा की जगह क्या आ गया एंगल सी। सो साइन थीटा विच इज सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है ये एक्स, ये आ गया परपेंडिकुलर विच इज 9.495 आवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 22.5, 22.59। इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या बन जाता है साइन ऑफ सी इज इक्वल टू 0.422। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.422। इसका साइन इनवर्स लेंगे तो एंगल सी हमारे पास निकल आएगा ऑलमोस्ट 24 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 24.2 डिग्री है, इस तरह से 24 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द साइड्स ऑफ स्क्वायर प्रिज्म आर 12, 5 एंड 5 लॉन्ग एज शोन इन फिगर। फिगर बनी हुई है तो ज्यादा हम स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे, फिगर पे गौर करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, एंगल भी ड्रा हुआ कि ये एंगल फाइंड करना है। मैंने इसको रेड से हाईलाइट इसलिए किया ताकि आप लोगों को यहां से क्लैरिटी हो कि किस तरह से आप एंगल फाइंड करोगे। देखो आपने ये जो सारा रेड्स है, अगर आपने सबसे पहली चीज है स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है, इसमें दो साइड इसीलिए क्या है इक्वल है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो और जो आगे पोर्शन जा रहा है वो हमारा दोनों सेम है, और जो विड्थ है वो आपकी इसमें डिफरेंट, ठीक है। अगर आपने अल्फा फाइंड करना हो, स्क्वायर में एक चीज होती है साइड्स तो चलो इक्वल आ जाती हैं दो साइड, लेकिन आपकी एक खास बात होती है कि सारे 90 डिग्री पे होते हैं। 90 डिग्री पे अगर हो तो हमारे लिए सिंपल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि 90 डिग्री हो, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है, एक एंगल दो साइड्स, ये तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक एंगल होता है और दो साइड्स होती हैं। अगर आपके पास एंगल फाइंड करना है जो कि अल्फा उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा हुआ, मुझे अगर कोई भी दो साइड्स पता चल जाए तो मैं इजीली एंगल फाइंड कर लूंगा। अब ये जो सारा रेड पोर्शन से मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें से यहां क्लियर नजर आ रहा है कि एक साइड मुझे पता है इसकी। अगर मुझे किसी ना किसी तरह से ए टू सी ये साइड पता चल जाए या ऊपर वाली साइड पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं एंगल, क्योंकि मुझे ये दो साइड्स पता चल जाएंगी, उससे मैं इजीली एंगल निकाल लूंगा। तो यहां पे जो इजी वे है वो है हमारे पास ए टू सी निकालना। ए टू सी अगर मैंने यहां पे निकाल लिया ए टू सी, तो वहां से मैं इजीली ए टू सी भी पता चल जाएगा, एक साइड ये पता चल जाएगी, एक जी टू सी ये वर्टिकल 5 ये भी पता है, तो इन दोनों से फिर मैं अल्फा निकालूं। अब ए टू सी कैसे निकलेगी, अगर आप गौर करो इस ट्रायंगल पे जो नीचे बन रही है, यहां पे मैं और इससे बनाता हूं ए बी सी, इसको अगर मैं यहां से ज्वाइन करूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। जिस तरह मैंने बताया ना स्क्वायर में खास बात होती है सारी साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ये जो बॉक्स या क्यूबॉइड या इन सारी शेप्स में। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं क्या लगाता हूं, इस पे अगर राइट एंगल है, राइट एंगल के ये साइड क्या बन रही है, ये जो क्वेश्चन मार्क डाला है ब्लू से कर देता हूं, ये इसका हाइपोटेन्यूज मान है क्योंकि 90 के ऑपोजिट मान है। तो इस हाइपोटेन्यूज की देखो बेस गिवन है 12, जिसका परपेंडिकुलर गिवन है 5। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले फाइंड करूंगा ए सी, यहां से पहले क्या फाइंड करूंगा ए सी फाइंड करूंगा, ए सी आ गया, इस ए सी और इस जी टू सी इन दोनों की मदद से फिर मैं फाइंड कर लूंगा वो एंगल अल्फा। ठीक होगी बात। तो मैंने अल्फा फाइंड करना है, उसके लिए मुझे पहले क्या चाहिए ए सी, तो वो फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल ए बी सी। क्या करेंगे इन ट्रायंगल फाइंड, तो मैंने अल्फा भी करना था, उसके लिए मुझे क्या चाहिए था ए सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या बन जाएगा, यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा जी, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज में क्या बन रही है, हाइपोटेन्यूज बन रही है जी ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है जी ए सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या बन रही है यहां से यहां तक, बेस इज ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी टू सी, बी टू सी का स्क्वायर। बेस परपेंडिकुलर आगे पीछे भी हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता, क्या बनेगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर 169, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो ए सी विल बी इक्वल टू 13। ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी ए सी की। अब ए सी भी आ गया,
ये हमारे पास आ गया इसका, ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब ये है कि इस जो रेड कलर की सारी बनी हुई है ए सी जी ट्रायंगल, इसकी बेस भी आ चुकी है, ये बेस बन रही है, और ये उसके सामने वाला क्या बन रहा है जी, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज की हमें जरूरत नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर। अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर गिवन और एंगल निकालना हो तो tan थीटा लगाते हैं। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए सी जी। सो क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी जी, tan ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे, अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारा बन रहा था 5 डिवाइडेड बाय बेस जो भी फाइंड हुई थी 13। सो अल्फा क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 13। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाता है ऑलमोस्ट 21.4 या इस तरह का कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड एंगल।